नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मोदी सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में कृषि क्षेत्र को लेकर जो बड़ी घोषणाएं की हैं, उनका असर किस तरह सामने आएगा, इस बारे में तमाम विशेषज्ञों ने मीडिया में लेख भी लिखे हैं और इंटरव्यू भी दिए हैं। लेकिन जैसा कि अपने देश में अक्सर कहा जाता है कि नीतियों और नियमों के दिल्ली से दूर दराज के गांवों तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ बदल जाता है। तो इसलिए आज मंडी.com में हमने दिल्ली और दूर दराज के गांव की आवाज एक साथ अब तक लाने की कोशिश की है, ताकि हम ये समझ सकें आखिर दिल्ली में की गई मोदी सरकार की घोषणाओं को गांव का किसान कैसे देख रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है और उसके मन में क्या शंकाएं हैं। तो चलिए हम आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे मेहमानों से। सबसे पहले हमारे आज के मेहमान जो दिल्ली से जो आप एक आवाज बनकर आपके सामने आए हैं, वो है हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा। और गांवों की आवाज को हम आप तक लेकर आए हैं योगेश द्विवेदी जी के माध्यम से। योगेश द्विवेदी यूं तो भोपाल से हमारे साथ हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के 44 जिलों के 122 किसान उत्पादक कंपनियों यानी एफपीसीज के हमेशा संपर्क में रहते हैं और उन्हें हर तरह की मदद देने वाले एफपीओ कंसोर्शियम मध्य भारत के सीईओ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शिशिर जी, आपसे हम इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हम लोग अभी मैं प्रोग्राम के इंट्रो में कह रहा था, मैं उसी बात से शुरुआत करूंगा कि दिल्ली में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं कि ये हुआ है। तो अभी जो मोदी सरकार ने जो पिछले 1-1.5 महीने में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जो कृषि क्षेत्र में माना जा रहा है कि अगले आने वाले महीनों और सालों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, वो कौन से फैसले ऐसे हैं और उनको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बहुत संक्षेप में समझाएं। देखिए, जब नीति निर्धारण की बात आती है उसमें आमतौर पे दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप ऊपर से कोई नीति तय कर देते हैं और फिर नीचे कह देते हैं कि आप इसको लागू करो। एक तरीका ये होता है कि आप नीचे से राय मशविरा करते हैं और फिर बड़े ऊपरी के स्तर पर आप फैसला करते हैं। जो आप 3 अहम फैसले देखें जो कृषि के से जुड़े हुए आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए, उसमें से क्या था? एक एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट था, एक आपका जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट था और तीसरा जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ था। इन तीनों में अगर आप एक जो कॉमन मुद्दा है वो ये है कि किसानों को किस तरीके से आजादी मिले अपने उत्पादों को बेचने की, अपने उत्पादों की कीमत तय करने की। हम लोग हमेशा से ये कहते रहे कि किसान इकलौता ऐसा उत्पादक है जिसे अपनी उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलता है। कोई ना कोई तय कर देता है और उसे वो कीमत मिल जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो 3 फैसले हैं, चाहे वो एपीएमसी एक्ट में बदलाव हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कायदे कानून की बात हो या फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव हो, इन तीनों का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो किसान को मिलेगा। योगेश जी, एपीएमसी एक्ट में बदलाव की सरकार ने बात कही है जिसके बारे में शिशिर ने भी बताया है, और भी कुछ फैसले हैं जिन पर अभी कार्यक्रम में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो ये फैसला है एपीएमसी में जो बदलाव की बात कही गई है, जिससे माना जा रहा है किसानों को एक बड़ी आजादी मिलेगी कि वो अपने हिसाब से चीजों को, अपने उत्पादों को जहां बेहतर भाव मिले वहां बेच सकते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एफपीसीज उससे कितना फायदा उठा सकते हैं और कितनी उम्मीद है इस फैसले को लेकर आप? भुवन जी, पहले तो मैं भारत सरकार को इसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये परिवर्तन किए हैं, ये काफी क्रांतिकारी परिवर्तन है। और इसको जो बेसिकली उन्होंने जो शब्द दिया है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 की जो बात जो सरकार ने जो लाया है, उसमें जैसा कि अभी सीसी जी ने बताया कि ये किसानों को एक चॉइस देता है कि वो उनके उत्पाद को बेचने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है। और ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान का किसान या कोई भी व्यक्ति जो है वो जाकर के कहीं से किसानों से उत्पाद खरीद करके और कहीं भी उसको बेच सकता है। और ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि एक जो मंडी कानून के अंतर्गत ऐसे बैरियर क्रिएट कर दिए गए हैं राज्यों के द्वारा, ऐसी बाउंड्रियां क्रिएट कर दी गई हैं जिसके कारण लोग जो है किसानों का उत्पाद कोई व्यक्ति खरीद नहीं पाता। और जो एक प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कहीं ना कहीं वो उसमें रुकावट होती है, क्योंकि ज्यादातर मंडियों में कुछ गिने चुने व्यापारियों का एक लंबे समय से प्रभुत्व चला आ रहा है और उसमें वो चाहते नहीं है, जो मंडी के जो व्यापारी है, कि बाहरी व्यक्ति या वहां पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़े। तो ये जो कानून है ये आजादी देता है कि आप कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, जिसके पास बेसिकली जो टैक्स अगर उसका पास अगर उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो जो है जाके खरीदी कर सकता है।
अब रही बात इसको क्रियान्वयन की, क्योंकि राज्य को जैसा कि आपको मालूम है भुवन जी कि ये जो कृषि है वो समवर्ती सूची में आता है और कंकरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अभी आश्चर्यजनक रूप से शायद आपको मालूम होगा कि राज्यों ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। जब तक कि राज्य का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक वो कानून जो है अभी राज्यों में लागू, तो राज्यों को भी इसके बारे में जो है सामने आना पड़ेगा। और हमारी जो है अपील है आपके माध्यम से कि राज्यों को इसको जो आगे आकर के और इसको जो है इसको क्रियान्वयन में बिल्कुल केंद्र सरकार की मदद करनी चाहिए। शिशिर, योगेश जो ये विषय उठा रहे हैं, जो अभी बिंदु उठाया है उन्होंने, क्या ऐसी कोई आशंका है, क्योंकि ये लोकसभा से और राज्यसभा से जब ये कानून पारित हो जाएगा, अभी फिलहाल ऑर्डिनेंस आया है, तो उसके बाद क्या राज्यों के पास इस तरह का कोई संभावना या अवसर है कि यहाँ पे कोई राज्य अपनी ओर से चाहे तो तड़ंगा लगा सकता है? तकनीकी तौर पर आपके सवाल का जवाब नहीं में है। वो इसलिए है क्योंकि जब कोई भी मुद्दा समवर्ती सूची में हो, केंद्र सरकार को जो कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है वो राज्य सरकार के कानून को सुपरसीड करता है। ये तकनीकी तौर पर बिल्कुल संभव है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एपीएमसी में बदलाव की बात कोई नई नहीं है। ये 2004 में एक ड्राफ्ट जारी किया गया था और राज्य सरकारों से कहा गया था कि वो इस पर विचार करके अपने अपने क्षेत्र में इस पर काम करें। 2004 से हम 2020 पे पहुंच गए, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं हो पाया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर राजनीति ज्यादा हावी है, बजाय कि कोई आर्थिक पक्ष या कोई तकनीकी पक्ष जो है इसके ऊपर काम करता है। आप देखेंगे कि कई राज्यों में जो मंडी हैं या जो मंडी समितियां हैं, वहां पर राजनीतिक दलों का या राजनीतिक व्यक्तित्व का जो है उस पर दबदबा चलता है। तो ऐसी सूरत में राज्य सरकारें अपने स्तर पर जो वहां की राजनीतिक जरूरतें होंगी उसके हिसाब से कदम उठाएंगी। अभी कुछ नहीं कह पा रही हैं क्योंकि अभी उनके पास ऑर्डिनेंस आया है, उसके ऊपर वो विचार करेंगे। लेकिन मैं तकनीकी तौर पे कहूं तो शायद उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे। जी, आप दोनों मेहमानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है मंडी.com एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक से लौटने के बाद और जो कुछ बड़े फैसले सरकार के रहे हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। उनके भी क्या उसमें शंकाएं हैं, योगेश द्विवेदी जैसे जो किसान हैं, जो किसान उत्पादक संगठन है, उनके बारे में बात करेंगे और उन शंकाओं का समाधान समझने की कोशिश करेंगे शिशिर सिन्हा जी से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। स्वागत है एक बार फिर मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जो मोदी सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ बड़े सुधार जो किए हैं उनको लेकर, और क्या उनका मतलब है और उसमें किसानों को किस तरह की शंकाएं लग रही हैं या क्या वो आगे इसका उपयोग देख रहे हैं, क्या अवसर देख रहे हैं, इस बारे में हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से इस चर्चा में भाग लेने के लिए हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा और भोपाल से योगेश द्विवेदी जो मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम के सीईओ हैं। ये कंसोर्शियम भोपाल के 44 जिलों के 122 एफपीसी से जुड़ा हुआ है और उनको हर तरह की मदद पहुंचाता है। योगेश जी, जो पिछले ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने एक आशंका जाहिर की थी कि अभी तक राज्य सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जो एपीएमसी एक्ट की हम बात कर रहे थे। हालांकि शिशिर जी ने बहुत साफ किया कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं कि राज्यों के पास वो चाहें तो कुछ डिले कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्योंकि एक केंद्रीय कानून है तो उनको इसे मानना पड़ेगा। इसी बात को और आगे एक चरण लेकर चलते हैं कि क्या आपको लगता है कि एपीएमसी एक्ट में जो ये सुधार हुआ है, जब भी राज्य सरकारें इसको इस सुविधा को किसानों तक पास ऑन करेंगी तो किसानों को इसका लाभ होगा?
क्या आपको लगता है कि एपीएमसी के दायरे के बाहर जो छूट मिली है किसानों को अपना माल बेचने की, उससे वास्तव में किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा? फायदा तो किसानों को स्वाभाविक रूप से होगा, पर हमारा यहाँ पे एक जो अप्रीहेंशन है इनफैक्ट कि जो छोटे किसान है जो कि थोड़ा सा उतने सक्षम नहीं है, तो आइदर अगर वो एफपीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो एफपीओ के माध्यम से उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जहाँ पे लोग छोटे किसान जो है किसी व्यवस्था से जुड़े नहीं हुए हैं, वो केवल जो है अभी थोड़ा रिमोट में है, वहां पे उनके थोड़ा सा ये शंका जरूर लोगों के मन में है कि क्या वास्तव में जो वहां पे, क्योंकि बड़े जो बायर है वो भी वहां रिमोट एरिया में पहुंच नहीं पाते, तो उनका ऐसा तो नहीं कि इस व्यवस्था के कारण उनको फिर से वही पुराने जो है स्वतंत्रता के बाद जो होता था, जो साहूकारों और इनके द्वारा उनको कम रेट और इस तरह के शोषण की एक आशंका है। लेकिन इसके बारे में मेरे को लगता है कि सरकार ऑलरेडी इसमें जो भारत सरकार कानून में कई जगह जिक्र आया है, और इसको लेकर के एक एसडीएम लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे जो एसडीएम की कमेटी की बात की गई है कि जहां भी थोड़े भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो अप्रोच कर सकते हैं। और मेरे को जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था है कि सरकार को एक और इसमें काम करने की जरूरत है कि हम अपने किसानों को जो बाजार की जानकारियां हैं हर किसान तक वो कैसे पहुंचे, हर ग्राम पंचायत तक, हर गांव तक पहुंचे, उसको लेके काम करना पड़े। किसानों को जानकारी होगा तो स्वाभाविक रूप से वो जो है बेहतर मार्केट की तलाश में जाएंगे और वो जो एक खुली व्यवस्था का फायदा वो ले पाएंगे। जी शिशिर, ये जो एक आशंका जताई है योगेश जी ने, इसमें आप कितना दम देखते हैं? क्योंकि जो आजादी के पहले जिस तरह साहूकार या सेठ जाके किसानों से सस्ते भाव पर कुछ खरीद लेते थे, क्या वास्तव में अभी भी, जिसके कारण कहा जाए कि एपीएमसी आया था, क्या आपको लगता है कि वो संभावनाएं अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं और इस एक्ट के हटने से किसानों को एक बार फिर उस तरह के शोषण का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 86% जो हमारे किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम है, और 76% ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है। वहां पर फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अब देखिए पास का एक मंडी है, ये कानून क्या कहता है कि मंडी के बाउंड्री के भीतर एक अलग व्यवस्था होगी, मंडी के बाहर जो है, मंडी के जो बाउंड्री है उसके बाहर एक अलग व्यवस्था होगी। अब इस 2 व्यवस्था के बीच में एक छोटा और सीमांत किसान ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो हर जगह जाकर के वो अपना सामान, अपना उत्पाद वो आसानी से बेच सकते हैं, और यहाँ पर एफपीओ की भूमिका सबसे अहम होती है। दूसरी बात मुझे लगती है कि कोऑपरेटिव जो है, जो काफी सक्सेसफुल रहा है डेयरी बिजनेस में, उसी तरह के कोऑपरेटिव को अगर हम एग्रीकल्चर में भी ज्यादा बड़े पैमाने पर हम यूज करते हैं तो वो काफी हद तक मदद कर सकता है। तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा कि ये एक समवर्ती विषय है, तो जो भी मंडी की बाउंड्री के बाहर की व्यवस्था होगी उसमें राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं रहेगा, उनको वो मानना ही होगा। हमारी दिक्कत ये है कि यहाँ पर राजनीतिक तंत्र इतना मजबूत है कृषि के मामले में, वो कई तरह की अड़चनें खड़ा कर सकता है, और ये हमने 2004 से 2020 के बीच में देख लिया है। ऐसी आशंका ना हो, ऐसी कोई परेशानी ना हो, ये दूर करने का उपाय भी हमें सोचना होगा। जी, एक और विषय जो इसमें जुड़ा हुआ है योगेश जी, वापस मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि इस मंडी.com के माध्यम से जो वास्तव में किसानों की जो शंकाएं हो सकती हैं उनका हम समाधान लें, उस जगह से, सत्ता के उस केंद्र के बीच से जहां से कि ये खबर दरअसल निकलती है, ये खबरें। तो एक इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू है जिस पर कि अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो एक इंटर स्टेट ऑपरेटिविलिटी किसानों को और खासतौर से एफपीसीज को मिली है एपीएमसी एक्ट में सुधार के बाद, कि आप बगल के राज्यों में भी बिना किसी, जो पहले तमाम तरह की बाधाएं थी उनके बिना आप जा सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं। इसका आपको क्या लगता है, कितना असर एफपीसीज को देखने को मिल सकता है, कितना फायदा किसानों को मिल सकता है? ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है इस जो नया ऑर्डिनेंस है भारत सरकार का। ये एक मौका देता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके किसान उत्पादक संस्थाएं अपना प्रोड्यूस बेच सकती है, और ये बड़े बाजार, उनको जो है बड़े बाजार का वो फायदा उठा सकती है। तो ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारे एफपीओ जो है आगे आ रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों में अपना उत्पाद लेने की बात कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों पे, जैसे मैंने बताया, जीरा है या ऐसे प्रोड्यूस जो मध्य प्रदेश में जैसे नहीं होते, वो दूसरे राज्यों से खरीद करके और उसके व्यवसाय की संभावनाएं देख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ये मेरे को लगता है कि ये जो है, इसके शुरू होने से जो बाजार, जैसा शिशिर जी बोल रहे हैं कि वो जो दायरा जो है अभी बाजार का, किसानों के पास जो चॉइस है, वो जो सीमित जो चॉइस है, उसका जो दायरा काफी बढ़ जाएगा। और ये जो
बात सारी योगेश ने कही है, उस पे एक बहुत आपकी संक्षिप्त टिप्पणी में चाहूंगा कि जो राज्यों की एक सुविधा मिली है, खास तौर से हमने कई सारी कमोडिटीज में हम देखते हैं, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उसमें एक राज्य में उत्पादन होता है लेकिन प्रोसेसिंग की इसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे राज्य में है, और वहां क्योंकि किसान जा नहीं सकता है तो वो मजबूरी में वो पूरी तरह से जो कहा जा सकता है कि जो संपन्न ट्रेडर हों या कॉर्पोरेट्स हों, उनको उनके हाथ उसको जाना ही पड़ता है। तो क्या ये सुविधा मिलने से अब किसान ज्यादा पैसे बचा सकेगा अपने लिए? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि आपका इशारा शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ज्यादा चल रहा है कि आप जो कुछ भी जरूरत है एक खास तरह के उद्योग की या खास तरह के फूड प्रोसेसर की, उसके हिसाब से आप सामान का उत्पाद आप लाते हैं और फिर उसको वो आप हैंडओवर कर देते हैं, फिर जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। देखिए, पंजाब में जैसे एक बेवरेज कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, खास तरह के आलू की बात थी, फिर वो आलू से वो चिप्स बनाते थे। इन सभी जगहों पर उसका फायदा किसानों को मिला है। अभी बहुत छोटे छोटे स्तर पर हमने वो देखे हैं प्रयोग। अब ये बड़े पैमाने पर जब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा राज्यों में, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, वो भौगोलिक परिस्थिति खास तरह के कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज गुजरात में पैदा हो सकता है वही चीज आपके बिहार या आपके पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। तो अगर वो गुजरात में किया गया पैदा और अगर प्रोसेसिंग यूनिट मान लीजिए बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, तो दोनों ही जगह का फायदा है। एक वहां के किसान को फायदा है जिसने उसका उत्पाद किया है, और दूसरा जहां पर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम कई बार बड़े निगेटिव टर्म में देखते रहे हैं जी। हमें जरूरत है उससे बाहर निकलने की और ये सोचना है कि किस तरह से वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसका जो है कैस्केडिंग इफेक्ट, जो कैस्केडिंग नहीं कहना चाहिए, हम कहेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हो सकता है। चलिए, इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो जिन घोषणाओं की हम बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में ली गई हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सीधे जुड़ी हुई भी एक महत्वपूर्ण घोषणा सरकार ने की है। इसका किस तरह से असर पड़ सकता है ये हम जानेंगे अपने दोनों मेहमानों से, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। स्वागत एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में, और पिछले जो कार्यक्रम के पिछले 2 हिस्सों में हमने बात की खास तौर से एपीएमसी एक्ट से जो जिस तरह की छूट मिली है किसानों को, उससे क्या जुड़ी हुई शंकाएं हैं और क्या उसमें हो सकता है उससे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अभी जस्ट ब्रेक पे जाने से पहले शिशिर कर रहे थे और उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कही इसमें। योगेश, क्या आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी जो घोषणा इसमें आई है सरकार की, और कई एक लंबे समय से, यानी कि कहा जाए कि मोदी 1.0 से ही हम लगातार ये सुन भी रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मॉडल लॉ आ रहा है, और अभी जिस तरह की जो घोषणाएं सरकार की ओर से आई हैं, आपको लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एफपीसीज होंगे क्योंकि वो मजबूत हैं और वो बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ समझौता कर सकते हैं, उनके पास संगठन है, वो ये तय कर सकते हैं कि हाँ इतने एरिया में हम यही चीज उगाएंगे, इसी क्वालिटी का उगाएंगे, तो इसका एक बड़ा लाभ उनको मिल सकता है? बिल्कुल, जो है जैसा कि सीसी जी ने बताया कि अभी हमें बदलाव का समय है, क्योंकि ये शायद आज से 20 साल 25 साल पहले ये हम उस स्टेज में नहीं थे, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। पर अभी जिस तरह के किसान उत्पादक संगठन है, क्योंकि प्रदेश में कई राज्यों में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी रिमोट में, ट्राइबल एरियाज में आपने खुद जाके देखा हुआ है कि बहुत सारे एफपीओ जो है वो काम कर रहे हैं। शिशिर, तीसरा जो एक बड़ा मुद्दा रहा है इसमें वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मुद्दा रहा है, और इसको भी कहा गया है कि इसमें जो सुधार सरकार ने किया है, एक तरह से उसको जो सामान्य परिस्थिति में पीसीए को नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है।
तो इसका लाभ क्या आपको लगता है कि किसानों को किस तरह से मिलेगा? क्योंकि एक बात तो हमेशा हो रही है कि निजी क्षेत्र के लिए एक बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा और कृषि क्षेत्र में एक बड़ा निवेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की ओर से आएगा, लेकिन किसानों को क्या इसका लाभ मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हुआ है, जो मिडिल मैन है, उन्होंने सामान तो खरीद लिया, लेकिन उसका जितना फायदा वो उठाते थे, उसका एक हिस्सा भी वो किसानों को नहीं देते थे। लेकिन जब ये बंदिशें खत्म हो जाएंगी, देखिए बात क्या होती है कि जब जितनी आप बंदिशें लगाएंगे, उतना ज्यादा दुरुपयोग होने की आशंका होती है। आपने स्टोरेज के ऊपर आपने कह दिया कि आप इससे ज्यादा लिमिट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप भंडार नहीं कर सकते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। अब जहां पर इस तरह की कोई सीमा नहीं होगी, सामान्य परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में सरकार के पास अधिकार होगा कि अगर दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो वापस स्टॉक लिमिट ला सकते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में जब ऐसी कोई सीमा नहीं होगी, व्यापार एक सामान्य तरीके से चलता रहेगा, तो किसान को जो वास्तविक कीमत मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी और व्यापारी या जो मिडिल मैन है वो इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता था कि निजी निवेश इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि उनको हमेशा डर होता था कि स्थानीय प्रशासन किस तरीके से उसके ऊपर परेशानी उनके लिए खड़ी कर सकता है। हालांकि कई जगहों पर इसे छूट मिली हुई है, लेकिन फिर भी लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक कहते हैं ना, कुछ परेशानियां होती थी। अब ये जब बंदिशें खत्म हो जाएंगी तो एक तरफ किसान के लिए सामान बेचना आसान होगा, दूसरी तरफ ये जो मिडिल मैन का जो दबदबा बना होता था वो खत्म होगा, और तीसरा ये कि निजी निवेश भी जो है वो बड़े पैमाने पर आ सकेगा। कुल मिलाकर जो हमारे दोनों मेहमानों की राय है उसमें ये, अगर उसको एक संक्षेप में मैं कहूँ, उसको सम अप करूँ तो यानी एपीएमसी एक्ट में बदलाव और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो नई पॉलिसी की घोषणा आई है सामने, उसका सीधे तौर पे बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। हाँ, ईसीए को लेकर यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव हुआ है उससे निश्चित तौर पे योगेश द्विवेदी का मानना है कि एफपीसीज के पास पहले से उस तरह की सहूलियत थी, इसलिए सीधे तौर पे शायद उनको इसका फायदा न हो। लेकिन जिस तरह से निजी क्षेत्र का एक निवेश इसमें आने की संभावना बताई जा रही है, उससे पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, केवल किसानों की आमदनी को नहीं बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर रोजगार के माध्यम से, आमदनी के माध्यम से लाभ होना तय है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। पिछले कुछ हफ्तों में कृषि क्षेत्र में जुड़े बड़े सुधार हुए हैं, उनका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है और खास तौर से किसानों का क्या व्यू है उसके बारे में किस तरह की शंकाएं हैं और उनको किस तरह से आगे इसका एक फायदा देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम?